गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने स्पेक्ट्रम से संबंधित पढ़ा था, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। कौन कौन से थे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो तरह के लिए, एक सतत जो इंद्रधनुष के समय बनते हैं सूर्य की किरणों से या चमकते हुए बल्ब से, एक पढ़ा था रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन के अंदर चमकीली लाइन बनती है, उसका उल्टा होता है अवशोषण। अवशोषण के लिए अंधेरकार युक्त लाइन बनती है। अब मैं हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करूं, समझना, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। अब एक बात तसल्ली से सुनना, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में अपने बोर का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा, उसके अभिक्रिया पढ़े, त्रिज्या, वेग, ऊर्जा का सूत्र पढ़ा। ऊर्जा के सूत्र के बाद में बोर में थोड़ा कमियां पढ़ करके सोमरफील्ड मॉडल पढ़ा। उस बोर प्रतिरूप का अब यहां से लिंक करना है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम लेके। इससे बीच में जो 2-3 क्लासें कराई है वो सारी विद्युत चुंबकीय विकिरण, अवशोषण, उत्सर्जन से संबंधित थी। अब हाइड्रोजन के लिए नॉर्मल समझना, अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूं, ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा, केवल नॉर्मल सुना है। हाइड्रोजन गैस लेता हूं एक निर्वात नली के अंदर। कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस। इसका मैं विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत विसर्जन करता हूं, तो इसमें से ब्लूइस नीला लाइट एमिट होगी, नीला ब्लूइस लाइट एमिट होगी, ब्लू प्रकाश। अगर मैं इसे प्रिज्म में से निकालता हूं, कल आपको पढ़ाया था प्रकीर्णन तब होगा जब इसको प्रिज्म में से निकालेंगे। प्रिज्म में से जैसे ही मैंने इसको प्रिज्म में से निकाला तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर ऐसे उत्सर्जन रेखाएं बनी, इस तरह से। अब समझना, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, फिर भी एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती है। इसका रीजन देंगे क्यों बनती है बाद में। ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखा है, एक सीरीज बन जाएगी पूरी। इस सीरीज में कौन कौन से आएंगे, वो कैसे किया? हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन द्वारा। अब आपके है कौन कौन सी, वो बुक में वो पढ़नी है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की सीरीज को 5 भागों में बांटा है। ये तीनों, पांचों या 6 मिलाकर के यूवी क्षेत्र, विजिबल क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड, इन 3 में मिलेगी। हाइड्रोजन की जितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं बनेगी वो इन 3 में मिलेगी, यूवी, विजिबल, आईआर। कौन सी कहां मिलेगी वो सभी अपने अभी पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझना बात को। ये मान लीजिए मैंने नाभिक लिया, इस नाभिक के चारों ये कक्ष या ऑर्बिट है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऑर्बिट बने। मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूं, या मैं क्या करूं, इनको बीच में से कट कर दूं और इस तरह से डायग्राम बना लूं। समझना, ऐसे ये मेरे नाभिक हो गया, फिर ये रेखाएं बनी हुई है कक्ष की, ऐसे समझते जाओ। अब मैं इनको एक बार नाम दे देता हूं, समझना। ये मेरे पास कोष है, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अनंत कोष। चाहे मैं ऐसे लिख दूं n बराबर 1, वैसे लिख देता हूं। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट वाले को अनंत नाम दे देता हूं। ध्यान से समझना, यह नाभिक है, ये कोष बने हुए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अनंत तक चलते जाएंगे। अब सीरीज कौन कौन सी वो समझना। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाओं में मुख्य रूप से 5 श्रेणियां बनती है। कितनी श्रेणियां बनेगी? 5। कौन कौन सी बनेगी समझना। पहली श्रेणी बनेगी 1 नंबर लाइमन श्रेणी। पहली कौन सी होगी? लाइमन श्रेणी। बड़े ध्यान से समझना एक एक बात, इसमें हर चीज आपकी समझ में आएगी। लाइमन श्रेणी। अगर ये पूछे कि इन श्रेणियों की खोज किसने की, तो जो श्रेणियों के नाम है वही खोज करने वाले वैज्ञानिक है। लाइमन श्रेणी की खोज की थी लाइमन नामक वैज्ञानिक ने। 2 नंबर पे है, 2 नंबर बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, इसकी खोज की थी बामर ने। 3 नंबर पे है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, इसकी खोज की थी वैज्ञानिक पाश्चन ने। 4 नंबर पे है लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी, इसकी खोज की थी ब्रैकेट नामक वैज्ञानिक ने। 5 नंबर पे मेरे पास में फंड श्रेणी। फंड श्रेणी, इसकी खोज की थी फंड नामक वैज्ञानिक ने। और 6 नंबर आपके वैसे आती नहीं, आए तो लिख देता हूं हैम्ब्री। हैम्ब्री श्रेणी। हैम्ब्री श्रेणी, हैम्ब्री भी लिखते हैं, हैम्ब्री भी लिखते हैं। हैम्ब्री लिख देता हूं। हैम्ब्री श्रेणी, इसकी खोज हैम्ब्री नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब आप ध्यान रखना, जो श्रेणी जिस कोष में होगी, जो श्रेणी जिस कोष में होगी वो उसके लिए N1 की वैल्यू होगी। मतलब लाइमन श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू 1 होगी। मतलब लाइमन श्रेणी पहले कोष से होती है। बामर श्रेणी के लिए N1 का मान 2 होगा, इसके लिए N1 का मान 3 होगा, इसके लिए N1 का मान 4 होगा, इसके लिए N1 का मान 5 होगा, इसके लिए N1 का मान 6 होगा। जो श्रेणी जिस कोष में है वो N1 का मान है। तो लाइमन श्रेणी पहले कोष में है, बामर दूसरे में है, पाश्चन तीसरे में है, ब्रैकेट चौथे में है, फंड 5वें में है, हैम्ब्री सीरीज 6वें में। ये इनके लिए N1 की वैल्यू है। हर श्रेणी के लिए 2 वैल्यू लेनी है, एक निम्नतम कोष, एक उच्चतम कोष। निम्न कोष है N1, ये तो निश्चित होगा, कभी चेंज नहीं होगा। N1 का मान कभी चेंज नहीं होगा, N2 का चेंज हो सकता है। अब समझना इस चित्र में N बराबर 1, शॉर्ट पहला नाम लिख रहा हूं लाइमन श्रेणी। पहले कोष में कौन सी श्रेणी होगी? लाइमन। इसका मतलब यहां लाइमन श्रेणी है। अब आप ऐसे समझो कि मान लो किसी को 5 तला मकान है, ये 5 तला मकान है, 1 2 3 4 5। किसी को कूद करके रोड पे गिरना है, तो वो कहां से गिर सकता है? यहां से गिर सकता है, पहली मंजिल से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, 5वीं से, कहीं गिरे आकर रोड पे गिरेगा। इसका मतलब मैंने ये कहा कि लाइमन श्रेणी पे इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है। मतलब ये लाइमन श्रेणी की पहली रेखा है, N1 की वैल्यू है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? कहीं से भी आ सकता है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां दूसरे कोष से कूदा और यहां आ गया, या तीसरे से कूद के आ गया, या चौथे से कूद के आ गया, या 5वें से कूद के आ गया, या 6ठे से कूद के आ गया, 7वें से आ सकता है, 8वें से आ सकता है, अनंत कोष से आ सकता है। ये पूरी की पूरी मेरे लाइमन श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। जहां इलेक्ट्रॉन आया है, जहां इलेक्ट्रॉन आया है वो N1 है, जहां से आया है वो N2 है। तो देखो सभी में आया कहां? पहले कोष में।
इसका मतलब N1 का मान तो सबके लिए एक है, क्योंकि सभी में यही आया। कहां से आया? वो N2 का मान है। तो N2 का मान कितना है लाइमन के लिए वो समझना। N2 का मान कितना होगा? ये परिवर्तनशील मान है। कितना होगा? n+1 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले कोष में कूदना है तो दूसरे से कूद सकता है, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, मतलब जस्ट ऊपर वाले से शुरू करना है। तो जितना n1+1 से लेकर अनंत तक, तो n2 का मान कितना हुआ? n2 का न्यूनतम मान होगा 2। देखो इसमें 1 जोड़ दो n1 में, तो 1+1 कितना हुआ? 2। 2 जोड़ दो तो इसका मतलब अनंत तक हो सकता है। तो कितना होगा? 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक कर सकते हैं, अनंत तक। n1 तो फिक्स है, एक ही होगा। इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे? n1 में। कहां से आएगा? 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, अनंत तक आ सकता है। तो इस तरह से लाइमन श्रेणी में ये कई रेखाएं बन गई। ये पूरी तो कहलाएगी लाइमन श्रेणी। पूरी क्या कहलाएगी? लाइमन श्रेणी। इस लाइमन श्रेणी में सबसे छोटी जो रेखा बनेगी वो ये वाले, और सबसे बड़ी अनंत कोश से आए तब। सबसे छोटी कौन सी? ये वाली। सबसे बड़ी ये वाली। इसके लिए लैम्डा का मान सबसे कम होगा और इसके लिए लैम्डा का मान सबसे ज्यादा होगा, जो आपको अभी याद नहीं करना है। अभी भूल जाओ कि इसका लैम्डा ज्यादा होगा या इसका। ये आप सूत्र लगा करके हल करके बताएंगे कि इसके लिए लैम्डा सबसे कम है, मतलब आवर्ती सबसे ज्यादा है, ऊर्जा सबसे ज्यादा है। इसका लैम्डा सबसे कम, सॉरी लैम्डा सबसे ज्यादा तो ऊर्जा सबसे कम। इसको ऐसे समझो, आपको कोई कहे कि पहली मंजिल से रोड पे कूदना है तो आप आसानी से कूद जाओगे। अगर कह दे 10वीं मंजिल से कूदना है तो वही कूद पाएगा जिसमें बहुत तकड़ी ताकत हो, हिम्मत हो, ऊर्जा हो। तो यहां से यहां कूदने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए और यहां से यहां कूदने के लिए ऊर्जा कम चाहिए। यहां ऊर्जा कम चाहिए तो लैम्डा ज्यादा, यहां ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो लैम्डा कम। सीधा ही पता चल रहा है, बाकी सूत्र से करेंगे। ये पूरी श्रेणी लाइमन श्रेणी को प्रदर्शित करती है। अब लाइमन श्रेणी के लिए मैंने ये सारी चीजें लिख दी। n1 का मान 1 होगा, वो तो फिक्स है। n2 चेंज हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक। इसी चित्र को मैं बुक में से आपको वही बनाना है, इसमें बनाता तो देखो यहां मेरे लाइमन श्रेणी बनेगी पहले कोष में। ये n बराबर 1 है, ये 2, 3 अनंत तक ऐसे बनेगी। ये लाइमन श्रेणी है इस तरह से। ये पूरी की पूरी मेरी लाइमन श्रेणी है। चाहे ऐसे बना दो, चाहे चित्र ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बामर श्रेणी देखना। बामर श्रेणी कौन से में है? दूसरे में। यहां लिख देता हूं बामर बी। अब यहां इलेक्ट्रॉन को आना है, कहां से आ सकता है? देखो यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है और यहां से आ सकता है। सब जगह से आ सकता है। ये पूरी मेरे पास में बामर श्रेणी बनी है। बामर श्रेणी, ये बामर श्रेणी की रेखा है। ये सबसे छोटी रेखा और ये सबसे बड़ी रेखा। सबसे छोटी रेखा कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन n+1 से आए। जैसे ये n1 का मान है, इसके लिए n1 का मान 2 है, तो n2 का मान कम से कम कितना होगा? 3, और ज्यादा से ज्यादा अनंत। अनंत से आया सबसे बड़ी रेखा बनेगी, n+1 से आया सबसे छोटी रेखा बनेगी। तो यहां मैंने ऐसे लिखा कि इसके लिए n2 का जो मान होगा वो फिक्स है सबके लिए, n1+1 से लेकर के अनंत तक। तो यहां n1 का मान 2 है। n1 का मान कितना है? 2। तो n1+1 कितना हो जाएगा? 3, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जा सकते हैं। कुछ याद ही नहीं रखना है। n1 की जो वैल्यू है उसके आगे से शुरू हो जाओ। जैसे यहां 1 थी, 2 से शुरू हो गए, यहां 2 थी, 3 से शुरू हो गए। n+1 से आएगा सबसे छोटी रेखा, अनंत से आएगा सबसे बड़ी रेखा। ये बामर के लिए बना। मैं चाहता इसी चित्र को ऐसे बना देता, समझना। बामर श्रेणी बना रहा हूं, यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। ये सारी की सारी मेरी ये लाइमन थी,
ये बाम्बर श्रेणी हो गई, या इसमें तो मैंने बना ही दिया। अब तीसरी समझना, N3 यहां पे मेरे पास होती है पाश्चन श्रेणी, P से रिप्रेजेंट कर दिया। अब पाश्चन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है समझना, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है। ये मेरे पास जो सीरीज बनी ये कहलाती है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी चेक कर लो, जहां से इलेक्ट्रॉन आया वो N2 का मान है, जहां आया है वो N1 है। तो आया कहां, N बराबर 3 में, तो ये तो N1 है। कहां से आया, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, N2 का मान कितना होगा, वही सेम कंडीशन N1 + 1 से अनंत तक, मतलब 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 अनंत तक चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। किसी भी श्रेणी के लिए पूछे, किसी भी श्रेणी के लिए सबसे छोटी रेखा कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन N+1 से आए। उसमें तो आ रहा है जिस श्रेणी वहीं आएगा, कहां से आएगा, N+1, तो सबसे छोटी रेखा बनेगी, उसकी लैम्डा सबसे ज्यादा होगी, ऊर्जा सबसे कम। बड़ी से बड़ी रेखा कब बनेगी सभी में, जब अनंत कोश से आए, उसके लिए लैम्डा सबसे कम, ऊर्जा सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे ज्यादा, तरंग संख्या सबसे ज्यादा। इसी चित्र को मैं ऐसे भी बना सकता था, इसमें बनाता तो समझना, यहां इलेक्ट्रॉन लाना है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, अनंत तक कहीं से भी आ सकता है। ये मेरे पास में पाश्चन श्रेणी होगी। अब चौथी देखना, ब्रैकेट श्रेणी, इसको मैं BR से लिख देता हूं, ब्रैकेट। BR का मतलब ब्रैकेट, और केवल B का मतलब बाम्बर। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा वो समझना, वापस ब्लैक ले लेता हूं, यहां से आ जाए, सॉरी, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ये मेरे पास में ब्रैकेट श्रेणी है। कौन सी है, ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। सबसे पहले तो आया कहां पे, चौथे में, इसका मतलब N बराबर 4 जो है, ये N1 की वैल्यू है 4, N2 कितना होगा, 5 है, अनंत कहीं से भी आ सकता है। ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, वैल्यू बोलो कितनी आई, N2 की वैल्यू कितनी होगी, N1 + 1 से अनंत तक, मतलब 5, 6, 7 अनंत तक चलते जाओ। ये N1 + 1 सबके लिए कॉमन है, बट N1 जिस श्रेणी की बात करें उसी का N1 लेना है। कहीं ऐसा नहीं लाइमन की बात करें N1 ये वाला ले लिया 3, वैसे नहीं लेना, जिस श्रेणी का है उसी का। अब फंड सीरीज की बात करें, ये फंड सीरीज है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये मेरे पास फंड श्रेणी बनी। अब ये बस सोच रहे इसमें 2 से आया, 2 नहीं है, अनंत है, 6 के बाद मैंने बनाई नहीं, लाखों की संख्या में है, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 1000, लाख, लास्ट में अनंत आता है। ये फंड सीरीज होगी। इसके लिए समझना, इसके लिए N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 + 1 से अनंत तक, मतलब 6, 7, 8 अनंत तक चलते जाओ। ये तो है लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हैम, फंड तक की है, हैम्फ्री श्रेणी। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी छठे कोष में आया, कौन से में आया, छठे कोष में, ये फंड होगी, P से रिप्रेजेंट करते हैं, PFUND फंड। छठे में आया तो हैम्ब्रीज सीरीज। हैम्ब्रीज के लिए इलेक्ट्रॉन छठे कोष में आएगा, कहां से आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है, ऊपर ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, मतलब जहां से भी। इनफाइनेट लास्ट है, मतलब मैं इसको 7 नाम दे दूं, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। चाहता तो मैं इस चित्र में भी ऐसे आगे से आगे बढ़ाते जाता, ऐसे इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाले को यहां बना देता केवल। चाहे आप ऐसे गोल करके बना लो, चाहे ये बना लो, दोनों सही है। ये हाइड्रोजन के लिए सीरीज थी। अब अभी तक मैंने इसके लिए 2-2 चीजें ही लिखी है, ध्यान से देखो।
n2 n1 प्लस 1 से अनंत तक होगा, मतलब 7 8 9 अनंत तक चलेंगे। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब मैं इनमें एक एक चीज और लिखूंगा, एक चीज क्या लिखूंगा, जैसा मान लो ये लाइनमन श्रेणी है, तो इसकी सबसे छोटी रेखा ये है, ये सबसे छोटी है। इसके लिए लैम्डा कितना होगा, तरंग संख्या कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी, ऊर्जा कितनी होगी, वो सारी चीजें कल अपने ज्ञात करेंगे। रिडबर्ग नियतांक से तरंग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उससे। इसके लिए क्या होगा, वो सेम चीज सब पे अप्लाई करनी है, लेकिन ये पहले 500 सीरीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये तो मैंने सिंपल सीरीज बताई, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, जिसके लिए 2 वैल्यू लेनी है हर एक श्रेणी के लिए, n1 और n2। इनकी खोज किसने की वो बता दी, n1 n2 बता दी। अब ये कहां कहां मिलेगी वो मैं आपको बता दूं। ये तो मिलती है यूवी में, ये मिलेगी विजिबल में, ये तीनों मिलेगी IR में, जो अभी आपको याद नहीं करनी। मैं अब जो वर्ड बोल रहा हूं वो केवल सुनना है, याद नहीं करना। ये यूवी में, ये विजिबल में, मतलब ये पैराबैंगनी में, ये दृश्य में, और ये अवरक्त में मिलेगी। तीनों अवरक्त में मिलेगी। ये फार अवरक्त में मिलेगी, दूरस्थ अवरक्त में मिलेगी, ये दृश्य में मिलेगी, और ये यूवी में। ये याद नहीं करना है। ये कल जब सूत्र से कराऊंगा तब आप खुद कहोगे हाँ सर ये यूवी में होगी, ये विजिबल में होगी, ये इंफ्रारेड में होगी। यहां तक की बात करिए। अब मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, समझना ध्यान से, छोटी सी बात करके आ रहा हूं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में बामर श्रेणी के लिए, किसके लिए, बामर श्रेणी के लिए मुख्य रूप से 4 रेखाएं मिलती है, एल्फा, H अल्फा, H बीटा, H गामा और H डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। दोबारा समझना, ये याद रखना है। हाइड्रोजन के बामर श्रेणी में मुख्य जो 4 रेखाएं बनती है वो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इनका तरंग दैर्घ्य भी याद रखना है। जो सबसे पहले बनेगी उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, जो लास्ट में बनेगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, लैम्डा सबसे कम होगा। इसका लैम्डा है 65-63 नैनोमीटर। कितना है, 65-63 नैनोमीटर। इसका लैम्डा है 48-61 नैनोमीटर। याद नहीं रखना है, ये वाले जो लिख रहा हूं ना ये संख्या याद नहीं रखनी है। इसके लिए है 48-43 नैनोमीटर। इसके लिए है 4101 नैनोमीटर। ये चारों के लिए अलग अलग तरंग दैर्घ्य है। यहां पे जो कलर आता है वो लाल आता है, लाल कलर। यहां नीला कलर आएगा, यहां हल्का नीला आता है, यहां बैंगनी आता है। ये रंग वगैरह आपको याद नहीं रखना है। इतना ही याद रखना है कि हाइड्रोजन की बामर श्रेणी में जो 4 रेखाएं आती है उनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रेखाएं बनती कितनी है वो समझना। जैसा मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर जाए, जंप किससे करेगा, n2 से। कहां जंप करके आएगा, n1 में। तो कोई कोष दे दिया कि इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, वो कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं बना सकता है। तो समझना, बिल्कुल सिंपल समझना, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे संख्या, समझना कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में बैठा है, वहां से वो कूद रहा है तो वो कितनी रेखाएं बना सकता है। तो इसके लिए सूत्र याद रखना है, संख्या बराबर मान लो n कोष से कूदा तो n-1/2 इतनी रेखाएं बनेगी। कितनी बनेगी, n-1/2। जैसे मैंने ये कहा कि n का मान 5 है,
n का मान कितना है 5। तो स्पेक्ट्रम रेखाएं कितनी बनेगी, n बराबर 5 है, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या इस सूत्र से देखना, n का मान है 5, n का मान है 5 माइनस 1 बट्टा 2, 5 चौक 20, ये 4 हो गया, 5 से गुणा किया 20, 20 बट्टा 2, 10 रेखाएं बनेगी। कितनी रेखाएं बनेगी 10। अब ये 10 रेखाएं कैसे बनेगी वो बता रहा हूं, इसमें बता रहा हूं, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन कहां है, n बराबर 5 में, तो मैंने n बराबर 5 लिया, समझना ये रहा n बराबर 5। अब आपको केवल इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से लाना है, उससे ऊपर से नहीं लाना, तो यहां से ला रहा हूं, देखा इलेक्ट्रॉन को n बराबर 5 से। इस रेड वाली जो लाइन की है मैंने, इस लाइन से नीचे नीचे काउंट कर लो कितनी रेखा है, रेड वाली लाइन से, इससे ऊपर वाले से नहीं लेना है। तो देखना 1 1 2 3 4, 4 ही बनी, चेक करो 1 2 3 4, ये तो ऊपर से आ रहे, इनको लेने नहीं है। तो लाइमन में कितनी बनी 4, लाइमन में कितनी बनी 4। अब बामर में देखो यहां से आने वाली 1 2 3, ये तो ऊपर चली गई, तो इसमें बनी 3। पाश्चन में देखो 5वें से आने वाली 1 2, 2 ही बनी, इसमें कितनी बनी ब्रैकेट में 1, ये तो ऊपर से आ रही लाल लाइन से, 1 1 बनी, इसमें कितनी बनी, इसमें इस लाइन पे ऊपर से काउंट नहीं करना है, कितनी बनी 0। टोटल काउंट करो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, टोटल कितनी बनी 10। अब ये 10 कैसे बनी है वो समझना, ऐसे समझना, इतना ही पार्ट था मेरे पास, ये मेरे पास में है n बराबर 1 2 3 4 5, 5वें से इलेक्ट्रॉन को कूदाना है। तो 5वें से इलेक्ट्रॉन कैसे कूद सकता है वो समझना ध्यान से, सॉरी 1 सेकेंड, 5वें से कैसे कूदेगा वो समझना। 5वें से सीधा पहले में आ गया, चौथे से पहले में आ गया, तीसरे से पहले में आ गया, दूसरे से पहले में आ गया, ये तो लाइमन में बनी 4 रेखा है, 4 ही बनी थी पहले भी। अब बामर में आ जाओ, बामर में कहां से आ सकता है, 5वें से, चौथे से, तीसरे से, कितनी बन गई 3। अब अगले में आ जाओ 1 2, उससे अगले में आ जाओ 1, ऊपर से जा नहीं सकते, इसका मतलब फंड में बनी नहीं, चेक करो कितनी 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसका मतलब अब मैं ये संख्या सीधा ज्ञात करना चाहूं तब कैसे करता वो समझना। n का मान कितना है 5, n का मान कितना है 5, लाइमन में कितनी बनी 4, कैसे बनी n-1, बामर में कितनी बनी n-2, इसमें कितनी बनी n-3, इसमें कितनी बनी n-4, फंड में कितनी बनेगी n-5। एक का याद रखो लाइमन का, लाइमन में याद रखो कि जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि n1 में तो आके रुक जाएगा, n1 से जाएगा थोड़ी, इसका मतलब जिससे आ रहा है उससे एक कम कर दो। मतलब सीधा सीधा है, जिसके लिए भी टोटल रेखाएं ज्ञात करनी है वो जहां है उसके एक आगे से शुरू करना है, मतलब जहां है वो टोटल में से कम कर दो। जैसे लाइमन कहां होता है पहले में, तो सूत्र हो गया n-1, बामर कहां होता है दूसरे में, तो सूत्र आएगा n-2, पाश्चन कौन से में होता है तीसरे में, तो n-3, ब्रैकेट चौथे में तो n-4, फंड पांचों में n-1। अब ये संख्या वापस डायरेक्ट देखना, मैं सीधा सूत्र लगाता कि टोटल संख्या कितनी बनेगी जब n बराबर 5 है। तो लाइमन के लिए देखना 5-1, बामर के लिए दूसरे में आता है 5-2, पाश्चन के लिए 5-3, ब्रैकेट के लिए 5-4,
फंड के लिए पी फंड 5 माइनस 5 इतनी रेखाएं बनेगी। कितनी बनी? 4 3 2 1 0, काउंट कर लो 10 हो गए। 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 है और टोटल 10 ही आ रही थी। इसमें एक सिचुएशन चेंज कर दे, इसमें एक चलो वो कल करेंगे। आज यहां तक की बात अच्छे से याद रखो। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, डायग्राम वगैरह हर चीज समझ में आ गई। कल अपने करेंगे कि n2 से n1 में कहीं कूद रहा है, तो n2 से n1 फिक्स कर दिया कि कहां कूद रहा है, उसमें स्पेक्ट्रम रेखाएं कितनी बनेगी वो कल करेंगे। उम्मीद करता हूं ये पांचों श्रेणी आपको समझ में आ गई और इनकी दो दो वैल्यू आपके समझ में आ गई। क्या? एक तो खोज करता समझ में आ गया, n1 कितना है n2 कितना है हर एक सीरीज के लिए। n1 तो हर एक सीरीज के लिए निश्चित होगा, n2 चेंज होता जाएगा। कैसे इनकी आवृत्ति ज्ञात करेंगे, मतलब इनके लिए कल अपने ये ज्ञात करेंगे लैम्डा, तरंग संख्या, आवृत्ति और ऊर्जा। इन सब की वैल्यू हर एक श्रेणी के लिए ज्ञात करेंगे, दो दो रेखाओं के लिए। एक तो सबसे छोटी रेखा के लिए जब n1 + 1 से आए, एक सबसे बड़ी रेखा के लिए जब अनंत से आए। ये सब के लिए फाइंड करेंगे कल लैम्डा, न्यू बार, न्यू ई। आज के लिए केवल ये याद रखो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, n1 का मान कितना है, n2 का कितना है और कुल रेखाएं कितनी बनती है, वो इस सूत्र से याद रखनी है। n n-1/2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।